जरा सोचिए, एक तरफ ईरान के एक बंदरगाह पर भारी सैन्य विवाद चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं। बिल्कुल। दूसरी तरफ पूरी दुनिया पर 25% अमेरिकी टैरिफ लगाने की खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। और तो और ग्रीनलैंड की बर्फीली वादियों में दशकों पुराना नाटो गठबंधन अचानक से चरमरा गया है। ये सब एक साथ सुनना काफी हैरान करने वाला लगता है ना? हाँ, मतलब आज की इस विस्तृत चर्चा में हम रुद्रा टीवी नामक एक यूट्यूब चैनल के वीडियो का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। उस वीडियो में यह दावा किया गया है कि अमेरिका, भारत और यूरोपीय देशों के बीच एक अभूतपूर्व भू राजनीतिक भूचाल आ गया है। देखिए, इस भारी भरकम और सनसनीखेज नैरेटिव को डिकोड करना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। आज हम जिस स्रोत सामग्री या वीडियो का विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी भाषा और दावे अत्यधिक राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। मतलब वे प्रखर राष्ट्रवादी और स्पष्ट रूप से अमेरिका विरोधी हैं। ये जानना हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम यहाँ किसी भी पक्ष, विचारधारा या देश का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल एक निष्पक्ष विश्लेषक की तरह इस सामग्री में प्रस्तुत किए गए विचारों का समझना है, ताकि ये समझ आ सके कि शक्ति संतुलन की इस कहानी को किस तरह गढ़ा गया है। एकदम सही बात है। हमारा मिशन इस कहानी के पीछे की स्ट्रैटेजी और उन कूटनीतिक संदेशों को डिकोड करना है जो स्रोत जनता तक पहुंचाना चाहता है। तो फिर कहां से शुरू करें? तो चलिए सीधे व्हाइट हाउस के उन बंद कमरों में चलते हैं जहां से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत बताई गई है। वीडियो का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने रातों रात अपने जनरलों की एक आपात बैठक बुलाई। एक इमरजेंसी मीटिंग। हाँ, और योजना ये थी कि अरब सागर के रास्ते ईरान की पूरी घेराबंदी की जाए और अमेरिका के सबसे घातक B-2 बॉम्बर विमानों से हवाई हमले किए जाएं। यहाँ B-2 बॉम्बर का जिक्र करना महज एक सैन्य विवरण नहीं है। मैं बता दूं कि B-2 स्पिरिट एक स्टिल्थ बॉम्बर है। मतलब ये रडार में नहीं आता? जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता और ये परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। वो परमाणु हथियार, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, जब कोई देश इस तरह के हथियारों को तैनात करने की बात करता है तो ये कूटनीति के खत्म होने का संकेत होता है। मतलब ये पूर्ण युद्ध की शुरुआत का इशारा है। लेकिन स्रोत के अनुसार इस पूरी आक्रामक योजना के केंद्र में केवल ईरान नहीं था, बल्कि भारत का चाबहार पोर्ट भी उनके सीधे निशाने पर था। और यहीं से भू राजनीति का असली खेल शुरू होता है। अमेरिका का दबाव ये था कि भारत ईरान में स्थित अपने चाबहार पोर्ट से नियंत्रण पूरी तरह हटा ले। अच्छा। हाँ, और उसे सीधा अमेरिका के हवाले कर दें। इसके पीछे के रणनीतिक तंत्र को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, चाबहार कोई आम बंदरगाह नहीं है। स्रोत के अनुसार ये भारत का करीब 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विशाल निवेश है। 20 बिलियन डॉलर? हाँ, और इसके ऊपर 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी किया गया है। बाप रे, ये रकम अपने आप में दर्शाती है कि दांव पर क्या लगा है। लेकिन क्या ये केवल पैसे का मामला है? नहीं, आर्थिक निवेश इसका केवल एक छोटा सा पहलू है। मेरी राय में इसका भू राजनीतिक महत्व कहीं अधिक गहरा है। वो कैसे? चाबहार पोर्ट भारत को मध्य पूर्व और अफगानिस्तान के बाजारों तक पहुंचने का एक सीधा और सुरक्षित रास्ता देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके जरिए भारत को पाकिस्तान की जमीन या उसके हवाई क्षेत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। मतलब पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास कर दिया? बिल्कुल। इसके अलावा वैश्विक व्यापार के लिए जो लाल सागर का पारंपरिक समुद्री मार्ग है, वो बहुत लंबा है और अक्सर अस्थिर रहता है। हाँ, वहां तो अक्सर कुछ ना कुछ विवाद चलता ही रहता है। सही कहा। तो चाबहार उस रास्ते का एक बहुत ही रणनीतिक बाईपास है। और अगर हम चीन के एंगल से भी देखें ना, तो चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अपनी सैन्य पैठ बना रहा है। ग्वादर पोर्ट, बिल्कुल। तो उसे काउंटर करने के लिए चाबहार ही भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक जवाब है। वीडियो के नैरेटिव के अनुसार इस भारी अमेरिकी दबाव के आगे भारत ने पीछे हटने के बजाय पूरा गेम ही पलट दिया। अच्छा, वो कैसे? भारत ने अरब सागर में अपनी नौसेना के कई बेड़े, युद्धपोत और वायुसेना के स्क्वाड्रन भेज दिए और जमीन के रास्ते ट्रकों की फौज भी ईरान भेज दी। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। लेकिन जो दावा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है भारत द्वारा अपनी सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती। हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल को इस नैरेटिव में बहुत ही सोचे समझे तरीके से शामिल किया गया है।
ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है। तो इसमें क्या खास बात है? ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके काम करने के तरीके को समझें। ये आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भरती है, मतलब मैक 2.8 की स्पीड से। वो 3 गुना तेज? जी। और ये समंदर की सतह से बिल्कुल सटकर चलती है, जिसे तकनीकी भाषा में सी स्किमिंग कहते हैं। यानी ये रडार की नजरों से आसानी से बचकर निकल सकती है। बिल्कुल, यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। जब तक दुश्मन के युद्धपोत का रडार इससे पकड़ता है, तब तक रिएक्शन टाइम महज कुछ सेकंड का रह जाता है। सिर्फ कुछ सेकंड? तब तक कुछ किया ही नहीं जा सकता। सही बात है। दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके आगे बेबस हो जाते हैं। स्रोत के अनुसार चाबहार पर ब्रह्मोस की तैनाती का सीधा अर्थ अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी देना है। किस तरह की चेतावनी? यह कि अगर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने बंदरगाह की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। ये तो ऐसा हुआ कि शतरंज के खेल में विरोधी आपके सबसे महत्वपूर्ण मोहरे को चुनौती दे रहा हो। सही एनालॉजी है। और आप उसे बचाने के लिए सिर्फ एक चाल चलने के बजाय पूरा बोर्ड ही उठाकर पलट दें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या केवल एक बंदरगाह और आर्थिक निवेश को बचाने के लिए इतना बड़ा सैन्य कदम उठाया जाता है? या स्रोत इसके जरिए भारत की कोई नई वैश्विक छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। सच कहूं तो ये पूरी कहानी केवल एक व्यापारिक मार्ग को बचाने के बारे में नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या है? स्रोत की भाषा और उसका टोन ये स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि भारत की विदेश नीति में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव आ गया है। अच्छा। दशकों तक भारत को एक सॉफ्ट स्टेट या रिएक्टिव देश माना जाता था, जो केवल घटनाओं के होने पर प्रतिक्रिया देता था। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इस सैन्य तैनाती के दावे के जरिए ये बताया जा रहा है कि भारत अब एक प्रोएक्टिव शक्ति बन चुका है, जो धमकियों के आगे झुकने के बजाय महाशक्तियों से सीधे टकराने का मादा रखता है। और ये शक्ति प्रदर्शन केवल समंदर तक सीमित नहीं रहता। कहानी के अगले हिस्से में कूटनीतिक झटके भी महसूस होते हैं। वो कैसे? वीडियो का दावा है कि अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करने के बजाय पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र और जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। स्रोत में इस स्थिति को दर्शाने के लिए पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना मुहावरे का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सही कहा। इसके पीछे का तर्क ये है कि अमेरिका को ईरान पर सटीक हमले करने के लिए भौगोलिक निकटता की आवश्यकता है, जो जाहिर है पाकिस्तान प्रदान कर सकता है। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे मुस्लिम जगत में पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि इसे एक मुस्लिम देश के खिलाफ पश्चिमी महाशक्ति का साथ देने के रूप में देखा गया। और इसी भारी उथल-पुथल के बीच अमेरिका अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार निकालता है, मतलब 25% टैरिफ की खुली धमकी। अमेरिका ने चेतावनी दी कि जो भी देश इस वक्त ईरान की मदद करेगा, उस पर 25% का भारी भरकम आर्थिक टैरिफ लगा दिया जाएगा। देखिए, इस 25% टैरिफ की गंभीरता को समझना हमारे सुनने वालों के लिए बहुत आवश्यक है। हाँ, ये काम कैसे करता है? जब कोई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति इस तरह का कदम उठाती है, तो ये केवल एक साधारण टैक्स नहीं होता। आज की दुनिया एक ग्लोबल सप्लाई चेन पर चलती है ना? जी बिल्कुल। 25% टैरिफ का अर्थ है किसी देश के निर्यात को रातों रात इतना महंगा कर देना कि उसके उत्पाद वैश्विक बाजार में टिक ही ना सकें। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाए। हाँ, इससे फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, महंगाई आसमान छू सकती है। ये एक तरह का आर्थिक परमाणु बम है, जिसका डर दिखाकर देशों को कूटनीतिक लाइन पर लाया जाता है। लेकिन स्रोत का दावा है कि इस आर्थिक परमाणु बम की धमकी को भारत ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जिस समय अमेरिका ये धमकियां दे रहा था, ठीक उसी समय भारत ने हजारों ट्रकों में भरकर रसद ईरान रवाना कर दी। ये तो सीधा टकराव हो गया। बिल्कुल। अब इसके बाद जो दावा किया गया, उस पर मुझे थोड़ी तार्किक आपत्ति है। कैसी आपत्ति? वीडियो कहता है कि भारत के सख्त रवैये को देखकर अमेरिका बैकफुट पर आ गया और अमेरिकी दूतावास ने महज 3 घंटे के भीतर भारत को 3 बार फोन करके 3 बड़ी डील्स की पेशकश कर डाली। और साथ ही पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कुछ भी न करने की हिदायत दी। क्या एक वैश्विक महाशक्ति इस तरह घबराकर 3 घंटे में फैसले बदल सकती है? क्या सच में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस गति से काम करती है? आपकी ये आपत्ति पूरी तरह से तार्किक है। मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की वास्तविकता इस दावे के बिल्कुल विपरीत है। मतलब ये संभव नहीं है? बिल्कुल नहीं। कूटनीति में 3 घंटे में 3 फोन कॉल और 3 डील्स का कोई अस्तित्व ही नहीं होता।
तो असल में ये काम कैसे करता है? असल में किसी भी दो देशों के बीच एक छोटी सी डील साइन होने में भी महीनों लग जाते हैं और कभी-कभी तो सालों लग जाते हैं। बाप रे, इतना लंबा समय? हाँ, इसके पीछे बैक चैनल डिप्लोमेसी काम करती है। देशों के कूटनीतिक शेरपा गुप्त बैठकें करते हैं। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच हफ्तों तक विचार विमर्श होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जानकारों की टीमें दस्तावेजों के एक एक शब्द, यहाँ तक कि अल्प विराम यानी कॉमा तक की समीक्षा करती हैं। किसी भी महाशक्ति की विदेश नीति कुछ ट्रकों की रवानगी देखकर 3 घंटे में यू टर्न नहीं ले सकती। तो फिर स्रोत इस तरह के अतिशोक्तिपूर्ण और असंभव दावे क्यों कर रहा है? मतलब इसका फायदा क्या है? ये सोचना युद्ध और नैरेटिव बिल्डिंग का एक क्लासिक तरीका है। अच्छा। देखिए, जब आप एक ऐसी कहानी गढ़ रहे होते हैं जिसमें एक देश दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को कूटनीतिक मात दे रहा है, तो आपको कहानी में एक एक्शन थ्रिलर जैसी गति लानी होती है। हाँ, ताकि लोग बोर न हो। बिल्कुल। आम जनता कूटनीति की धीमी और उबाऊ प्रक्रिया को नहीं समझना चाहती, इसलिए समय सीमा को सिकोड़कर 3 घंटे कर दिया गया। समझ गया। ताकि ये प्रभाव पैदा हो सके कि धमकियों वाली पुरानी कूटनीति अब ध्वस्त हो चुकी है और अमेरिका को घुटने टेकने पड़े हैं। ये स्पष्ट करता है कि कहानी में घटनाओं के कारण और प्रभाव को किस तरह तोड़ा मरोड़ा गया है। जी बिल्कुल। अगर हम इस नैरेटिव के तर्क को आगे बढ़ाएं, तो स्रोत ये स्थापित कर रहा है कि अमेरिका एशिया में अपनी पकड़ खो रहा है और इसी हताशा को सिद्ध करने के लिए कहानी अब एशिया से निकलकर यूरोप की तरफ मुड़ती है। यूरोप, वहां क्या हो रहा है? दावा यह है कि अमेरिका की इस बौखलाहट का कारण केवल चाबहार नहीं है, बल्कि यूरोप में मिला एक बहुत बड़ा कूटनीतिक घाव है। और ये घाव दशकों पुराने नाटो गठबंधन के केंद्र में है। स्रोत के अनुसार अमेरिका ने यूरोपीय देश डेनमार्क के सामने एक अजीब शर्त रखी। डेनमार्क के सामने? हाँ, जिसके पास ग्रीनलैंड का अधिकार है, इसे जमीन दो, सुरक्षा लो की नीति का नाम दिया गया। अच्छा। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि उसे ग्रीनलैंड का मालिकाना हक चाहिए, अन्यथा वह यूरोप की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। अगर इसे मैं एक एनालॉजी से समझाऊं, तो ये ऐसा है जैसे किसी माफिया सिंडिकेट ने एक प्रोटेक्शन रैकेट चला रखा हो। बहुत सटीक। वो आपके पास आकर कहे कि हमें अपने घर के कागजात सौंप दो, वरना तुम्हारे पड़ोस में कोई भी हादसा हो सकता है। ये तो किसी पुराने सहयोगी का नहीं, बल्कि एक हफ्ता वसूली करने वाले का रवैया लगता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरी एनालॉजी है। मैं बता दूं कि नाटो की नींव 1949 में आपसी भरोसे और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसे आर्टिकल 5 कहा जाता है। मतलब एक पर हमला, सब पर हमला। सही कहा। लेकिन जब सबसे शक्तिशाली सहयोगी सुरक्षा के बदले जमीन की मांग करने लगे, तो वो भरोसा पूरी तरह से टूट जाता है। हाँ, ये तो सीधा सीधा धोखा है। स्रोत का दावा है कि अमेरिका की इस माफिया जैसी हरकत से पूरे यूरोपियन यूनियन की आंखें खुल गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि नाटो उनके लिए सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि गुलामी की एक जंजीर बन चुका है। और इसका नतीजा क्या हुआ? स्रोत कहता है कि इसके जवाब में डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन की सेनाओं ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी। मतलब अपनी ही सेनाओं को आमने सामने खड़ा कर दिया। हाँ, और ग्रीनलैंड में अपनी फौजें उतार दी। ये तो नाटो के भीतर ही एक प्रकार के गृह युद्ध या विद्रोह की तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। जब रक्षक ही भक्षक बनने की धमकी दे, तो पुराने साझेदार एक ऐसे नए विकल्प की तलाश करते हैं जो ताकतवर हो, लेकिन जिसके कोई साम्राज्यवादी इरादे ना हो। और इस नैरेटिव के अनुसार यूरोप को वो नया और भरोसेमंद पार्टनर भारत में नजर आ रहा है। इसी कारण से स्रोत रक्षा सौदों में अचानक आई तेजी का हवाला देता है। रक्षा सौदों की तेजी जैसे क्या? जैसे फ्रांस भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमानों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। बने बनाए हथियार खरीदना एक बात है, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ बहुत अलग होता है। मतलब तकनीक साझा करना। जी, अपनी सबसे उन्नत हथियारों के ब्लूप्रिंट और तकनीक को साझा करना, ये गहरे कूटनीतिक विश्वास का प्रतीक है। फ्रांस के अलावा जर्मनी का पनडुब्बी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का जिक्र भी इस स्रोत में किया गया है। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये कूटनीतिक और सैन्य दृष्टि से एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। वो कैसे? देखिए, जर्मनी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जो अपनी कोर रक्षा तकनीक, विशेष रूप से पनडुब्बी तकनीक, किसी गैर यूरोपीय देश को आसानी से नहीं देता। तो फिर पनडुब्बी तकनीक में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? पनडुब्बी किसी भी देश की नौसेना को ब्लू वाटर नेवी की क्षमता प्रदान करती है, मतलब गहरे समंदर में युद्ध लड़ने की ताकत। इसमें स्टील्थ या छिपने की तकनीक सबसे अहम होती है।
आधुनिक पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के नीचे बिना आवाज किए छिपी रह सकती हैं। और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। और रे दुश्मन के युद्धपोतों को तबाह कर सकती हैं। अगर जर्मनी ये उच्च स्तरीय तकनीक भारत को सौंपने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वो भारत पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। हाँ, इसके पीछे का तंत्र ये बताता है कि यूरोप अब भारत को केवल एक उभरता हुआ बाजार नहीं मान रहा, वो भारत को एक रणनीतिक बैकअप के रूप में देख रहा है जो भविष्य में अमेरिकी निर्भरता को खत्म कर सके। सही बात है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को एक साथ जोड़कर देखें तो स्रोत सामग्री एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचती है जो भारी बदलाव से गुजर रही है। एक तरफ एशिया में भारत अपने कड़े सैन्य और आर्थिक फैसलों जैसे चाबहार में निवेश और ब्रह्मोस की तैनाती से अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यूरोप में अमेरिका के अपने ही नाटो सहयोगी उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं और भारत की तरफ एक भरोसेमंद साझीदार के रूप में देख रहे हैं। ये शक्ति संतुलन में एक दोहरे झटके का नैरेटिव है। ये कहानी ये स्थापित करती है कि दशकों पुराना एक ध्रुवीय विश्व जहां केवल एक महाशक्ति की चलती थी, अब तेजी से ढह रहा है। सही कहा। सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसी कहानियों का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। ये केवल घटनाएं नहीं है। तो और क्या है? ये ऐसे नैरेटिव्स हैं जो ये तय करते हैं कि आम जनता वैश्विक मंच पर अपने देश की ताकत और स्वाभिमान को किस तरह देखती है। भू राजनीति में जो कुछ बंद कमरों में होता है वो अक्सर बहुत जटिल होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन जब वही कूटनीति एक YouTube वीडियो के जरिए जनता तक पहुंचती है तो वह एक सीधा और भावनात्मक रूप ले लेती है। इसी प्रक्रिया को डिकोड करना इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य था। और ये विश्लेषण एक ऐसे विचारोत्तेजक सवाल को जन्म देता है जो हमें वैश्विक व्यवस्था के भविष्य पर सोचने पर मजबूर करता है। कैसा सवाल? जैसे फ्रांस भारत या जर्मनी भारत के बीच। हाँ बिल्कुल। तो फिर संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं का भविष्य क्या होगा? ये तो वर्तमान विश्व व्यवस्था के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या आने वाले समय में दुनिया किसी एक महाशक्ति के डंडे के दर के बिना चलेगी? क्या भविष्य की दुनिया केवल देशों के आपसी विश्वास और तकनीकी साझेदारी के एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर निर्भर करेगी, जहां कोई एक देश पूरे विश्व का बॉस नहीं होगा? बिल्कुल, बल्कि ताकत अलग-अलग केंद्रों में बटी होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। इस विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।